जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या है पहला प्रश्न, कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म जो है आपका प्रासरणी दाब भी होता है और हिमंग का अवनमन भी होता है और क्वथनांक का उन्नयन भी होता है। तो यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इनमें से सभी। और आपका जो ये अनुसंख्यक गुणधर्म है यह विलयन में उपस्थित, किसमें उपस्थित? विलयन में उपस्थित विलय के, किनके दोस्त? विलय के कणों की जो संख्या होती है उन पर निर्भर करती है, यानी कणों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? तो आपका अनुसंख्यक गुणधर्म किनके विलय के कणों पर? तो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। तो ठीक है, तो आपका 1 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एफसीसी इकाई सेल में, क्या प्रश्न? एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो एफसीसी अनुसंख्यक में जो परमाणुओं की इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपका 4 होती है। कितना होती है दोस्त? 4 होती है। अगर एससी की बात करें तो एससी इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपका केवल और केवल 1 होती है। और बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में आपका 2 होती है। और एफसीसी का तो बता ही दिया, एफसीसी में कितना होता है दोस्त? एफसीसी में 4 होती है। अगर एससी की समन्वय संख्या की बात करें तो एससी में समन्वय संख्या की संख्या 6 होती है और बीसीसी में 8 और फिर आपका एफसीसी में जो होता है आपका 12 होता है। तो इस सेल में परमाणुओं की संख्या के अलावा इनका समन्वय संख्या भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि समपरासरणी विलयन, क्या प्रश्न? समपरासरणी विलयन किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है आपका मोलर सांद्रण के बराबर होता है। किनके बराबर होता है दोस्त? मोलर सांद्रण के बराबर। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता उसे क्या कहा जाता? तो उसे कहा जाता है आपका अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन दोस्त? अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन का ही दूसरा नाम क्या है दोस्त? दूसरा नाम आपका वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। तो आपका बी और सी दोनों सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी और सी दोनों सही होना चाहिए। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पिछले वर्ष या इससे पिछले वर्ष जो भी हो 2022, 2025, 2024 सब में आपसे कभी न कभी ये बात दोनों ऑप्शन में जो है वास्तविक और अनादर्श दोनों मिला था, लेकिन आपका जो सही माना गया था वो सिर्फ और सिर्फ अनादर्श ही माना गया था। अगर आप लोगों को 4 ऑप्शन इस तरह से दिया जाए अलग अलग वास्तविक और अनादर्श, तो आप लोगों को सही टिक लगाना है अनादर्श, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनर जो हो आपका अनादर्श ही सही माना, इसलिए आप लोगों को हमेशा अनादर्श ही लगाना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से मिले कि बी और सी दोनों, तब आप लोगों को बी और सी लगाना है। लेकिन अगर अलग अलग मिले तो सिर्फ और सिर्फ अनादर्श विलयन ही सही लगाना है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी एंड सी दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको केवल और केवल सी ही लगाना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कंफर्म हो चुके होंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, क्या है? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। और इन जल के अलावा भी याद कर लीजिए कि मानव रक्त का, किनका दोस्त? मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। जल शुद्ध जल का पूछे तो 7 और मानव रक्त का पूछे तो 7.4 याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से
ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्या प्रभावित नहीं होता है ताप द्वारा, वो आप लोगों को बताना है। तो वो आपका मोललता प्रभावित नहीं होता। क्या प्रभावित नहीं होता है? मोललता प्रभावित नहीं होता। और मोललता बराबर होता है सोल्यूट ऑफ मोल। क्या होता है दोस्त? सोल्यूट ऑफ मोल बट्टा में सोलवेंट ऑफ किलोग्राम। क्या होता है? सोलवेंट का द्रव्यमान। क्या होता है दोस्त? सोलवेंट का द्रव्यमान कह सकते हैं केजी में। किसमें? केजी में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि मोललता बराबर क्या होता है, और मोललता को क्या चीज से, क्या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और मोललता बराबर होता है सोल्यूट ऑफ मोल या सोल्यूट ऑफ मोल। ठीक है, तो बट्टा में सोलवेंट ऑफ केजी यानी द्रव्यमान। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आयनीकरण का जो सिद्धांत है वो आर्हेनियस ने दिया। कौन दिया दोस्त? आर्हेनियस। कौन? आर्हेनियस। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर इनके अलावा विद्युत अपघटन का, किनका दोस्त? विद्युत अपघटन का नियम पूछे तो ये आपका किसने दिया? तो ये आपका फैराडे साहब ने दिया। किन दिया दोस्त? फैराडे साहब ने। और परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन ने दिया। कौन दिया दोस्त? परमाणु सिद्धांत ये आपका डाल्टन जी ने दिया। कौन? डाल्टन। और आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक की खोज, किनकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। ये भी अच्छे से आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये आपका जे थॉमसन ने किया। किसने दोस्त? जे थॉमसन जी ने। ठीक, तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आपका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि किसी सेल की अभिक्रिया, क्या है? किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है दोस्त? शून्य होता है। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट, क्या है प्रश्न? कि कॉपर पाइराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये जो कॉपर पाइराइट है ये आपका तांबा का, सिल्वर का, किनका दोस्त? सॉरी, कॉपर का। किनका? कॉपर का, यानी तांबा का कह सकते हैं, तांबा का अयस्क है। ठीक है, तो और ये जो है आपका क्या कहते हैं, हाँ तांबा का, तो तांबा कॉपर, सॉरी कॉपर पैराइड का ये भी सूत्र याद कर लीजिए। क्या होता है? CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। ये किनका होता है? कॉपर पैराइड का। और इनके अलावा बात कर लीजिए, याद कर लीजिए ओलियम का। किनका दोस्त? ओलियम का होता है H2S2O। क्या होता है? H2, सॉरी यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। और इनके बाद फ्रीऑन का, ये भी अच्छे से याद रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। तो फ्रीऑन का क्या होता है? CCl2F2। क्या होता है? CCl2F2। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। और साथ में इनको नोट भी कर लीजिए ताकि आगे आप लोग हो सकता है कि भूल जाए तो इनको फिर दोबारा याद कर सके। तो आपका 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वो आपका कौन सा पाया जाता है? तो आपका एयू पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? एयू पाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि मैग्नेटाइट का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो मैग्नेटाइट का पूछा है तो मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। क्या होता है दोस्त? Fe3O4। अगर हेमेटाइट पूछे तो हेमेटाइट भी अच्छे से याद कर लीजिए, Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। और मैग्नेटाइट किनका दोस्त? मैग्नेटाइट का होता है आपका Fe3O4। क्या होता है? मैग्नेटाइट का Fe3O4। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ठीक है, ये तो अभी तुरंत बता ही चुके हैं, मैग्नेटाइट का Fe3O4। ठीक है, तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी विलयन में, क्या है प्रश्न? किसी भी विलयन में विलय तथा विलय के मोल प्रभाज का योगफल क्या होता है? तो पहले तो इनको एक फॉर्मूला से याद कर लीजिए। विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलय का
स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब और योगफल कह रहा है ना, तो योगफल प्लस कर दीजिए। और विलायक में के मोल प्रभाज्य क्या होता है, तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ये दोनों कटने के बाद कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो आपका इन दोनों का योग, मोल के प्रभाज्य का योगफल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से समझ चुकेंगे, ये फॉर्मूला भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। विलय तथा विलय के मोल प्रभाज्य का योगफल क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका इनके दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि हेनरी का नियम है, तो इनमें से जो हेनरी का नियम है वो P इक्वल के एच एक्स होता है। किनका, हेनरी का नियम। किनका दोस्त, हेनरी का नियम। और राउल्ट का नियम भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। राउल्ट का नियम जो होता है P इक्वल होता है पी नॉट एक्स होता है। क्या होता है दोस्त, पी नॉट एक्स। किनका, राउल्ट का नियम। किनका दोस्त, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम का। किनका होता है, 96,500 कूलम का। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि सेल स्थिरांक का मात्रक निम्नलिखित में से कौन क्या होता है, तो सेल स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है सीएम इनवर्स। क्या होता है दोस्त, सीएम इनवर्स। तो आपका 60 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जिंक का एस का नहीं है, तो जिंक का एस का पूछ रहा है तो वो बॉक्साइट नहीं होता। किनका एक्स दोस्त, तो जिंक का एस क्या नहीं होता, बॉक्साइट नहीं होता। और बॉक्साइट का सूत्र भी याद कर लीजिए, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है दोस्त, अनुत्क्रमणीय। यानी आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवयन अधिकतम होता है, तो वो किनके लिए होता है दोस्त, K2SO4। किनके लिए होता है, K2SO4, यानी आपका पोटेशियम सल्फेट के लिए होता है। किनके लिए दोस्त, पोटेशियम सल्फेट के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, ठीक। क्योंकि इनमें हिमांक का अवनमन 2 होता है, यूरिया में 1 है, NaCl में भी 1 है और ग्लूकोज में भी 1 होता है। तो इसलिए आपका अधिकतम किसका हो जाएगा, तो पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा। किनका हो जाएगा दोस्त, पोटेशियम सल्फेट ने K2SO4 का। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो वो किनका होता है दोस्त, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, यानी AgBr का होता है। किनका होता है दोस्त, AgBr का। अगर इनके साथ साथ आप सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र भी याद कर लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, AgBr। क्या होता है दोस्त, AgBr। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।